हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। हम जैसे कि आपको पता है बीएड सिलेबस के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कर रहे हैं। इसमें कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग डेवलपमेंट को हम अभी कंटिन्यू रख रहे हैं। इसमें यूनिट 1 था आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। आज इसका सेकेंड पार्ट है। इट्स इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स एंड फंक्शंस। So without any delay, let's start with the video. Topics which I'm going to discuss here are introduction लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, क्या है ये और methods क्या है educational psychology की, and what are the functions of educational psychology. Now, see psychology के बारे में मैंने आपको पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया था that psychology क्या है, एक systematic और scientific study है of human behavior. इसके कुछ स्पेशल टूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। इन्हीं टूल्स और प्रोसीजर की हेल्प से हम क्या गैदर करते हैं, सब्जेक्ट मैटर मीन्स जिसके बारे में बात करनी है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसके एसेंशियल फैक्ट्स को हम कलेक्ट करते हैं। इन प्रोसीजर्स को ही हम क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। दीज मेथड्स हैव टू बी, ये मेथड्स क्या होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए, because we have already talked about this thing that it is more like a science. Psychology is more like a science. So ये scientific होने चाहिए, consistent होने चाहिए, systematic होने चाहिए if the knowledge that we get through them is to be used for scientific purposes. तो ये सब चीज़ें बहुत important है इसके लिए। Then educational psychology का जो यूज होता है, all these are main methods of psychology only. जो psychology में methods हैं वही ये educational psychology के भी methods हैं। Besides these methods, there are certain other methods that are used by educational psychologists in the collection and organization of necessary data. So, what are those methods which are very important during educational psychology? These are the methods which we are going to study today. देखिए, there are certain top six methods हैं यहाँ पर educational psychology के। इसमें देखिए, if we see तो introspection and extrospection are the two main. इंट्रोस्पेक्शन हम अलग से है, लेकिन ये एक्सट्रोस्पेक्शन के बाकी जो 5 है ये एक्सट्रोस्पेक्शन के मेथड्स होते हैं आपके। तो इसमें इंट्रोस्पेक्शन हो गया आपका एक तो मेन, देन इज योर ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल मेथड, जेनेटिक और डेवलपमेंट मेथड एंड योर टेस्टिंग मेथड। अब इन सब मेथड्स में क्या होता है, क्या है ये सब, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे इसको। इंट्रोस्पेक्शन मेथड ये सबसे पुराना मेथड है ये साइकोलॉजी का। क्या है इसमें, इट मीन्स लुकिंग विद इन और लुकिंग इनटू द वर्किंग ऑफ आवर ओन माइंड्स एंड रिपोर्टिंग दैट वी फाइंड हियर। यहाँ क्या होता है कि हम खुद को जज करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, अपने माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड ऑल्सो। This is a very important point. It is known as self-observation method. जैसे हम होता है ना कि जब हम कुछ काम करते हैं उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हम खुद के माइंड में सोचते हैं कि ये काम मैंने ऐसे करा, ये काम मैंने ऐसे करा, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर ये मैंने ज़्यादा एफर्ट डाल दिए, यहाँ पर थोड़े कम एफर्ट डाल दिए। तो ये एक काइंड ऑफ होता है कि when we are talking to ourselves, we are self-observing our things. This is what is all about introspection method. Observation by individual of his own mental states, अपने खुद के mental states का observation directly or by directing attention towards the particular experience with a particular purpose. तो जैसे एक particular purpose के लिए, जैसे कई psychologists होते हैं बोलते हैं आप खुद का self observation करिए, आपको कहाँ पर लगता है कि that you need more help और कहाँ आप ज़्यादा aggressive हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम खुद भी सोच सकते हैं, तो ये चीज़ें observation से भी होती हैं। But if we are self observing ourselves, तो एक we come to know about these things more specifically because हमें पता है कि हम किन चीज़ों पे ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, किन चीज़ों को हमें लाइकिंग हो रही है, किसमें डिसलाइक हो रहा है। So these are all the introspection method. This kind of self observation therefore is not a vague नहीं है, unsystematic or haphazard observation. For example, student has been asked to answer a question. किसी स्टूडेंट से हमने एक क्वेश्चन पूछा, बोला आंसर करो आप इसको। He has to recall certain facts learned by him, right? उसने जो चीजें लर्न करी होंगी उसको वो रिकॉल करने की कोशिश करेगा, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करेगा, एक पर्टिकुलर मैनर में देगा, देन उसको वो रिपोर्ट करेगा जो भी उसने चीजें रिकॉल करी है। What he thought and felt when trying to recall, और ये भी वो बताएगा कि उसने क्या सोचा था जब वो चीजें रिकॉल कर रहा था। होता है ना, जब हमें कोई आंसर पूछते हैं या कोई भी इंसिडेंट पूछते हैं तो हम वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक सिचुएशन में जाते हैं कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी मैंने ये ऐसा एक्ट करा था। तो वो सब चीज़ों को जब एक साथ मिला के
वो थॉट्स कौन से आए हमारे माइंड में जब वी वर ट्राइंग टू रिकॉल, तो ये सब चीजें होती हैं. Thus, it is a method in which an individual observes, analyzes and reports his own feelings. वो खुद की फीलिंग्स को इंडिविजुअल ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और फिर उन रिपोर्ट्स और इन फीलिंग्स को रिपोर्ट करता है टू द साइकोलॉजिस्ट. थॉट्स और ऑल दैट पासेस इन हिज माइंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मेंटल एक्ट और एक्सपीरियंस. जब बाकी जो भी चीजें उसके माइंड में चल रही थी, व्हेन ही वाज टॉकिंग, ही वाज थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे रखी है, जब वो चीजें रिकॉल करने की कोशिश करता, ऑब्जर्व करा था खुद को, तो वो सब चीजें वो सब एक पूरा प्रोसीजर जो उसके दिमाग में चल रहा था, वो सब चीज वो रिपोर्ट करता है. नाउ देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड. क्या है वो दो फॉर्म्स? पहला होता है आपका एनेक्डोट एक, और दूसरा है आपका ये क्वेश्चनियर मेथड. एनेक्डोट मेथड में क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग्स होती है उसकी पर्सनल इंप्रेशंस के अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ पीपल बिहेवियर विच सीम्स सिग्निफिकेंट टू द ऑब्जर्वर. मतलब कि वो पर्सनल अपनी बिहेवियर बताएगा, वो एस्पेक्ट क्या इंप्रेशंस आए हैं उसके, वो जो ऑब्जर्वर भी देख रहा है उसको भी लग रहा है कि हाँ ये करेक्ट है, और वो खुद उससे पर्सनली पूछ भी रहा है. यहाँ पर ब्राउन एंड मर्टिन ने क्या बात करी कि एनेक्डोट्स आर डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स ऑफ एपिसोड्स और occurrences in the daily life of the student. कई होते हैं जो डेली लाइफ की बातें बताते हैं कि हम आज ये करा, और तो वो सारा एक डिस्क्रिप्टिव अकाउंट होता है जिसको टीचर या ऑब्जर्वर नोट डाउन करता रहता है. These accounts are written out of memory of the teacher or observer, right? So this is the anecdote method. क्वेश्चनर में वी ऑल नो, क्वेश्चनर का समझ में ही आ रहा है कि एक क्वेश्चनर बनाया जाता है प्रिंटेड या रिटन फॉर्म में, जिसको कि इंडिविजुअल को दिया जाता है जो उसके आंसर्स करता है. इट इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस विच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एजुकेशनल वोकेशनल काउंसलर्स. मोस्टली ये बहुत यूज की जाती हैं. जैसे आप किसी भी काउंसलर के पास चले जाए, वो एक क्वेश्चनर पकड़ा देते कि टिक करना है या फिर येस और नो में आंसर करना है या सिंपल एक लाइन में आंसर करना है. सो ये चीजें होती है क्वेश्चनर में. It is useful, but the usefulness of this method depends on how specific and clear the instructions are. अब instructions भी बहुत clear होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि vague कोई चीज़ vague है या फिर unclear instructions आ रहे हैं. जैसे कि suppose आपने question में पूछ लिया suppose क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ ना, टिक करना है. ओके, yes. If he says no, next question है तो आपके कितने बच्चे हैं? Now this is very 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 अनक्लियर काइंड ऑफ. अगर वो नो कर रहा है तो आपने आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके कितने बच्चे हैं, यस और नो का आपने ऑप्शन दे रखा है, तो वो क्या टिक करेगा? वो पहले ही बोल रहा है कि वो उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक, राइट? सो द क्वेश्चन शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म दैट जो वो आंसर्स करे, टिक करे, सब जैसे यस और नो के आंसर्स होते हैं, जो वो टिक करे तो उसको कोई सेकेंड थॉट ना देना पड़े उस चीज के लिए कि यार ये मैं कैसे करूं, ये कैसे होगा, ये क्या क्वेश्चन स्टूपिडिटी वाला क्वेश्चन है. सो क्वेश्चनियर्स शुड बी वेरी सिस्टमैटिक. ओके, हियर आई थिंक इट इज वेरी क्लियर व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड, क्योंकि इनमें क्या होता है, इन दोनों में ही जो इंडिविजुअल होता है जिसके ऊपर ये क्वेश्चनियर्स एनेक्डोट्स किया जा रहा है, तो वो खुद को अपने को ऑब्जर्व करके चीजें बताता है. Now we come to the second method, that is observational method. It is yet another very important method because ये सबसे ज़्यादा popular है. इसे for collection of the data. This method is also called as the objective observation. ये objective observation है as against introspection, which is a method of self observation. Okay? Individual's behavior is observed by. अब यहाँ पर क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसके बिहेवियर को दूसरा कोई होता है जो उसको ऑब्जर्व करता है. देख, इंट्रोस्पेक्शन में क्या था, पर्सन खुद को ऑब्जर्व करके बता रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, एक कोई पर्सन है वो दूसरे की बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है. अब वो जो बिहेवियर ऑब्जर्व करता है उसको वो इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक बॉडीली चेंजेस क्या आ रहे हैं, उसके बॉडीली एक्शंस क्या हैं, जेस्चर्स क्या हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, स्पीच कैसी है, तो ये सब चीजें वो नोट करता है ऑब्जर्वर जो होता है. साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर क्या करता है कि वो एक जगह बैठ के वो नोट्स बनाता है उसके बिहेवियर के ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, जिसका उसने बिहेवियर नोट करना है. कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस वो अप्लाई कर देगा वहां पर. नाउ द मेथड वाज यूज्ड वाइडली बाय चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बिकॉज चाइल्ड जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज वो एक्ट नहीं करते हैं, दे आर वेरी फ्री माइंडेड.
वो जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, वैसे ही मतलब एक होता है ना, अगर हम किसी को बोलें दैट हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ जाते हैं, वो बहुत अपने आप को कंट्रोल्ड वे में बिहेव करना चाहता है, राइट? या फिर बहुत ज्यादा मे बी अगर वो कुछ और ही शो करना चाहता है, मे बी आर्बिट्रेरली कुछ एनीथिंग एल्स ही इज ट्राइंग टू शो। बट एक बच्चा जो होता है वो फ्री माइंडेड होता है, उसको मतलब नहीं होता कोई से ऑब्जर्व कर रहा है, थोड़ी देर में मे बी वो भूल जाए। बट ह्यूमन जो एडल्ट होता है उस पर ऑब्जर्वेशन मेथड थोड़ा मुश्किल इसलिए बोलूंगी बिकॉज दे कैन मैनिपुलेट देयर बिहेवियर एट दैट टाइम। नाउ तो वो क्या करते हैं, बच्चे को एक सर्टेन पीरियड का सर्टेन सिचुएशन के अंदर चीजें रिकॉर्ड करता है उसकी। These observations enabled them to make certain generalizations about human behavior in general. So observation method is very important method, especially child psychologists इसको बहुत use करते हैं। Third is your experimental method. It is also very useful method as इसको popular करा था German psychologist named Wundt. इन्होंने सबसे पहले first psychological laboratory open करी थी in Leipzig in the year 1879. Imagine 1879 में laboratory psychological laboratory, first psychological laboratory open हो चुकी थी। इसमें क्या हुआ, इस मेथड की वजह से ही साइकोलॉजी में ट्रेमेंडस प्रोग्रेस दिखा है इन द लास्ट 50 years। इसमें क्या होता है, इन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस हैज थ्रोन लाइट ऑन डिफरेंट वेज ऑफ मेमोराइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन लर्निंग कैसा है, मेंटल फटीग के ऊपर, इमेज एंड इमेजिनेशन के ऊपर, स्पैन ऑफ अटेंशन, इफेक्ट्स ऑफ गिविंग चिल्ड्रन प्रैक्टिस ऑफ कोचिंग और इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, रोल ऑफ मैच्योरेशन एंड इन लर्निंग एंड द लाइक। तो ये सब चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। चैपिन के अकॉर्डिंग एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब देखिए हम साइंस को क्यों कहते हैं कि कंट्रोल्ड कंडीशंस में उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, बिकॉज एक लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है। सेम वे ये वाला जो एक्सपेरिमेंटल मेथड साइकोलॉजी का है, ये भी लेबोरेटरी के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम कंट्रोल्ड कंडीशन में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फेस्टिंगर सेज द एसेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो जाता है जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट इन द सेंस जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो जाता है क्या स्टिमुलस आप दे रहे हैं, कौन सी कंडीशन आप वहां पर रख रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर कंडीशन जो है वो हमारे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके ऊपर है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोवाइड कर रहा है। बट डिपेंडेंट वेरिएबल है कि उसके सामने क्या कंडीशन हो गई, वो उस पर डिपेंडेंट है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिस्पॉन्स दे रहा है। इसको हम आगे पढ़ते हैं, इसके आगे वाले जो स्लाइड है उसमें आपको क्लियरली समझ आएगा। देखिए, फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स अंडरलाइंग द एक्सपेरिमेंट। व्हाट आर दे? सबसे पहले क्या फीचर है, एक तो साइकोलॉजिकल लाइब्रेटरी होनी बहुत जरूरी है, जहां पर ऑपरेटर्स वगैरह फुली इक्विप्ड होगा। एक्सपेरिमेंटर होना चाहिए जो एक्सपेरिमेंट करेगा, सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे फिजिकल साइंसेस में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन इनऑर्गेनिक एंड डेड सब्जेक्ट्स, बट साइकोलॉजी में लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, लिविंग सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट होता है। Then there is a stimulus. Stimulus should be there. Stimulus here means physical force in the environment which impinges, strikes the organism to behave or to react. मतलब कि एक जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो किस तरह का एक कंडीशन उसके सामने रखता है कि वो उस पर रिएक्ट करे, सब्जेक्ट उस पर रिएक्ट करे। रिस्पॉन्स होना होता है, रिस्पॉन्स मतलब जो उसका रिएक्शन होता है। रिएक्शन इन स्टिमुलस क्रिएट जब होता है उसके बाद जो इंडिविजुअल है उसने या जो ग्रुप है उन्होंने क्या रिएक्ट करा है, क्या रिस्पॉन्स दिया और क्या रिएक्ट करा है, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन द बिहेवियर, राइट। अगर कोई सपोज लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रहा है किसी ग्रुप के ऊपर और उनके सामने एकदम से एक उन्होंने शेर छोड़ दिया, इमेजिन अ लायन और शेर छोड़ दिया, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? ये स्टिमुलस क्रिएट करा, उसके बाद उसको देख के वो जो रिस्पॉन्स आया, जो रिएक्शन आया उसका क्या रिस्पॉन्स है वो देखना। बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं, ऑब्वियसली डरेंगे तो एक बिहेवियर में चेंज आएगा, आप कंट्रोल वे में नहीं रह सकते उस टाइम पे, राइट। देन इज योर वेरिएबल्स। द टर्म वेरिएबल, अब ये वेरिएबल क्या है अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसका मैं वीडियो में भी बाद में लेके आऊंगी। अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। वेरिएबल टर्म मीन्स दैट विच कैन बी वेरीड और चेंज्ड और दैट विच चेंजेस और वेरीज इटसेल्फ।
जो जिसको या तो वो वेरिड हो सकता है, चेंज कर सकते हैं उसको, या वो खुद ही चेंज हो जाता है, दे आर वेरिएबल्स। यहाँ पर द स्टिमुलस चेंज एंड द रिस्पॉन्स चेंजेस, स्टिमुलस को चेंज करते हैं तो रिस्पॉन्स भी चेंज हो रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर वेरिएबल है। स्टिमुलस को चेंज कर रहे हैं, ओके, वो क्या हो गया हमारा, जिसको हम खुद चेंज कर रहे हैं। रिस्पॉन्स चेंजेस, ये क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो ये दो टाइप ऑफ वेरिएबल्स यू कैन सी हियर। द फॉर्मर रिप्रेजेंट्स वन टाइप एंड द लैटर अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल जो हो गया आपका स्टिमुलस वेरिएबल कैन बी चेंज्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल एट विल and is deliberately and systematically varied to find out how this can be accompanied by changes in the second set of variables। मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्टिमुलस का चेंज होता है, ये एक्सपेरिमेंटर अपनी विल पे करता है। उसे देखना है कि अलग अलग स्टिमुलस अलग अलग कंडीशन में अगर वो इंडिविजुअल या ग्रुप को रख रहा है तो वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेरिएबल है, जो आपका स्टिमुलस वेरिएबल है, इसको विलिंगली एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो चेंज करता है, और वो ये देखना चाहता है इसके थ्रू दैट रिस्पॉन्स वेरिएबल में कितने चेंजेस आते हैं। रिस्पॉन्स वेरिएबल मीन्स जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो वो कितना वेरी करता है in bringing changes in your stimulus variable. I hope it is very clear. अब यहाँ पर जो variable in the response variable is known to follow changes in the stimulus variable. तो यहाँ क्या है, response variable कैसे changes को follow कर रहा है, जो stimulus variable से आ रहे हैं, okay? However, there is no such relation in reverse direction. मतलब ये ऐसा नहीं है कि अब response variable कोई change कर रहा है तो stimulus variable change होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है, okay? ऐसे नहीं है कि रिस्पॉन्स वेरिएबल बोल रहा है कि लाओ मैं यहाँ हल्ला वल्ला करता हूँ तो जो स्टिमुलस वेरिएबल उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। इट इज नॉट सो, ओके, इट इज नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन, बट स्टिमुलस व्हेन चेंजेस द रिस्पॉन्स चेंजेस। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ। अब आते हैं हमारा थर्ड मेथड जो है आपका क्लिनिकल मेथड। ना क्लिनिकल मेथड को हम केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। केस स्टडी मेथड इसलिए क्योंकि इसमें डीपली जाया जाता है। केस स्टडी मीन्स किसी का डीप आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी कितने क्या उसके कंडीशंस रही हैं, उसके हिस्ट्री में जाके ये सब चीज़ें आप देखते हो। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिन्हें हम साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, या फिर साइकियाट्रिक सोशल वर्क्स, या टीचर इन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स और मेंटल हाइजीन सेंटर्स और इन ऑर्डिनरी स्कूल सिचुएशंस, ये सब आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में आ जाते हैं, केस स्टडी जो करते हैं। जनरली ये जो मेथड होता है ये यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ पीपल्स फियर्स। जो होता है ना, लोग किसी चीज़ों से डरते हैं, कोई होता है हमें भूत से बहुत डर लग रहा है, कोई होता है हमको अंधेरे से बहुत डर लगता है, सम आर लाइक स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, एंग्जाइटीज से, देन वरीज क्यों हैं उनको इतना, कई टेंशन बहुत ले लेते हैं, ऑब्सेशन होता है चीज़ों को लेके, दे पर्सनल सोशल एजुकेशनल एंड वोकेशनल मैल एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, कई जो पर्सनली किसी से एडजस्ट नहीं कर पाते, सोशल सोसाइटी में ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको पढ़ाई में ज़्यादा मैल एडजस्टमेंट्स होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। देन द क्लिनिकल मेथड में होता है, द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर में स्टार्ट विद सम हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं सबसे पहले, तो दैट मीन्स कि अगर ये प्रॉब्लम हो रही तो मे बी एक प्रोबेबल कॉज सोचा जाता है उसका फॉर दिस ट्रबलसम बिहेवियर। कई बच्चे होते हैं बहुत एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, या कोई एडल्ट के ऊपर भी अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि एक हाइपोथेसिस आप क्रिएट कर लेंगे कि मे बी ये बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम इस वजह से, आपने कॉज का हाइपोथेसिस बना दिया। अब उसके बाद ये जो आपने टेंटेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करा है इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं या डिसअप्रूव कर सकते हैं बाय द डेटा कलेक्टेड थ्रू द यूज ऑफ केस हिस्ट्री। अब आपने जो हाइपोथेसिस क्रिएट करा है उसको आप जो भी डेटा कलेक्ट करोगे अपने एक्सपेरिमेंट, क्लिनिकल मेथड जो भी आप यूज कर रहे हो, उससे जो आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उससे या तो उसको टेंटेटिव जो आपने हाइपोथेसिस क्रिएट करा उसके सपोर्ट में आएगा डेटा, या फिर उसको डिसअप्रूव हो सकता है। तो आप इसलिए हाइपोथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। इन द यूज ऑफ केस हिस्ट्री इंटरव्यूज लिया जाता है, विजिट किया जाता है उनके होम या स्कूल में, एंड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स। ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स क्या होते हैं ये मैं लास्ट आपका मेथड है उसमें बताऊंगी।
Now from the data collected, certain deductions are made as a probable treatment. कुछ deductions किए जाते हैं. Employment of this method includes the use of case histories, interviews and your psychological testings. अब यहाँ पर क्या होता है, जो केस हिस्ट्री होती है उसको किससे ट्रेस किया जाएगा, कैसे ट्रेस करोगे आप केस हिस्ट्री? फ्रॉम योर द फैमिली एंड द हेल्थ. उनकी फैमिली कैसी है, हेल्थ कैसी रही है फैमिली की, हिस्ट्री क्या रही है, हेरिडिटरी फैक्टर्स क्या रहे हैं, क्लासिफाइज ऑल दिस क्लासिफाइज द डेवलपमेंटल डेटा. एजुकेशनल प्रोग्रेस क्या रही है, इंटरपर्सनल इंटरपेरेंटल और इंट्रापेरेंटल रिलेशनशिप कैसा रहा है. 10 इन सब चीजों को जब एक साथ मिलाते हैं और इससे समझ आता है and it understands the major forces and influence which have developed and shaped the individual's personality. इन सब चीज़ों के बारे में पूरी केस हिस्ट्री पता करके तब पता चलता है कि इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल चाइल्ड के अंदर क्यों ये पर्सनैलिटी, ये बिहेवियर वो अडॉप्ट कर रखा है उसने. सो क्लिनिकल मेथड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है. नाउ इज योर द जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड. सी, ये जो मेथड होता है ये ज्यादा स्ट्रेस किस पे करता है, ऑन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिहेवियर. एक बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस आए, किस तरह वो डेवलप होता रहा है फ्रॉम द बर्थ टिल द एडल्टहुड, या अभी भी मे बी वो और डेवलप होता रहता है. इट सीक्स टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ दैट बिहेवियर इन इट्स क्रूड बिगनिंग्स. मतलब बचपन से ही आप लोग उसको ऑब्जर्व, आपने वो उसके वापस गए हो उसकी हिस्ट्री में और वो ऑब्जर्व करा कि ये इसमें पहले से ये बिहेवियर था शायद, या क्यों था. Now it assumes that a full appreciation of such behavior patterns of an adult requires study of simple behavior patterns in his childhood. उसके चाइल्डहुड में जाके जो बिहेवियर पैटर्न्स कैसे रहे हैं पहले से, वो सिंपल थे उस टाइम पे, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे, कब और कैसे कॉम्प्लेक्स हो गए जैसे जैसे इंडिविजुअल बढ़ता रहा. तो दीज बिहेवियर्स गॉट कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली. So, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं. आई होप यू मैनी ऑफ यू वुड हैव वॉच्ड दैट मूवी ऑफ आई एम फॉरगेटिंग द, या भूल भुलैया, हाँ, जिसमें अक्षय कुमार इज अ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट है उसमें, एंड ही इज एक्चुअली ट्रीटिंग विद्या बालन. तो वो जब उसका वो बिहेवियर देखता है तो उसको उस बिहेवियर के पीछे क्या रीजन है, तो आपने देखा होगा वो जब उसके गांव जाता है, जो उसका जहां वो पढ़ी थी, तो वो चाइल्डहुड से उसके अंदर वो किस तरह से बिहेवियर आया वो उसको स्टडी करता है. देन ही केम टू कंक्लूजन दैट दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द बिहेवियर व्हाट शी इज परफॉर्मिंग देयर. तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर, कि वो चाइल्डहुड से कैसे उसके अंदर वो चीजें एक सीड अप हुई और फिर वो ग्रो करती रही और वो कैसे लास्टली वो एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बन गया. Right? And understanding of an adult can be facilitated if we begin with the learning behavior in his childhood. अगर चाइल्डहुड में उसका कैसा बिहेवियर रहा है, फिर गो ऑन टू द स्टडी ऑफ सच बिहेवियर इन द प्री एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंस. दोनों 3 स्टेजेस में, चाइल्डहुड में, प्री एडोलेसेंस और एडोलेसेंस में कैसा उसका बिहेवियर रहा है, तो इससे ये जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ दिस बैकग्राउंड शुड हेल्प अस टू अराइव एट सब कंक्लूजन्स. तो जैसे आपने उस मूवी में देखा, वो उसने कंक्लूड करा कि ये बिहेवियर बचपन से इसके अंदर कैसे आया, फिर ये भी धीरे धीरे कैसे बढ़ा और अब वो एक अलग ही शेप ले चुका है. तो एक कंक्लूजन में आना पड़ता है इसके बाद अबाउट द लर्निंग बिहेवियर इन एडल्टहुड. नाउ द सेम कैन बी सेड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग ऑल्सो. जैसे होता है ना, लाइक देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे हाउ डू वी बिकम व्हाट वी आर, हम कैसे बन गए ऐसे, जो हम अभी हैं वो हम कैसे बन गए, ऐसे क्वेश्चंस. या हाउ डू वी इनहेरिट, हम कैसे इनहेरिट करते हैं. हाउ इज इनहेरिटेंस मॉडिफाइड इन चाइल्डहुड, ये कैसे चाइल्डहुड में मॉडिफाई होता है और एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड में भी और कॉम्प्लेक्स बन जाता है. व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन थॉट एंड बिहेवियर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, क्या चेंजेस होते हैं हमारे थॉट और बिहेवियर में, जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में आते हैं, तो वो हमारे चेंजेस कैसे आते हैं थॉट और बिहेवियर में. हाउ डज द परसेप्शन डेवलप, और जब हम किसी चीज को लेके पर्टिकुलर परसेप्शन अपना देते हैं तो वो कैसे डेवलप होगा. हम होता है किसी भी चीज के ऊपर कोई बिहेवियर के ऊपर किसी को देख के हम परसेप्शन बना लेते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर लाइक हमारी जो जनरेशन्स हैं, जो पहले की जनरेशन्स हैं, जो पेरेंट्स, ग्रैंडफादर्स, तो उनको लेके एक परसेप्शन डेवलप कर लेते हो. ये सब चीज़ें हमारे पे कैसे आती हैं, क्या है ये सब. तो ये एक होता है इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग वाला मेथड, जो डेवलपमेंट
जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ वी कम टू द टेस्टिंग मेथड. टेस्टिंग मेथड जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें क्या होता है, द टेस्टिंग मेथड्स ऑफ कंप्राइज साइकोलॉजिकल टेस्ट, एजुकेशनल मेजरमेंट्स, रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनर्स. क्वेश्चनर्स मैंने आपको बताया इंट्रोवर्ट वाले में भी इंपॉर्टेंट होता है, और टेस्टिंग मेथड जो है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पर कुछ टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं. एजुकेशनल मेजरमेंट्स में देखा जाता है. रेटिंग स्केल आपने देखा होगा कहीं, जैसे आप जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करते हैं, वहाँ रेटिंग स्केल होता है कि आपको कैसा लगा, गुड, वेरी गुड, नॉट सो गुड, एवरेज, ये सब होता है. चेकलिस्ट होती हैं. देन सम राइटर्स कैरेक्टराइज रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनर्स एज फील्ड इन्वेस्टिगेशन मेथड्स एज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्टिंग मेथड्स. कुछ बोलते हैं कि ये सब चीजें जो है ये फील्ड में भी होती हैं, बट we know that the use of questionnaires as a form of introspective method. ये अभी मैंने आपको बताया था. Rating scales and checklists are often used as important devices of observing and evaluating personality or behavior traits. तो यहाँ पर जो सबसे important होते हैं आपके rating scales और checklists होती हैं. रेटिंग स्केल होता है जब आपको रेट करना होता है किसी एक पर्टिकुलर में कि ये इट वाज गुड, वेरी गुड, एवरेज, नॉट सो गुड, पुअर, ये हो गया. चेकलिस्ट हो गई, आपको लिस्ट पकड़ा देंगे, फिर आपको उसमें से बोलेंगे इन चीज़ों में से आपको क्या लगता है, आप में क्या क्या बिहेवियर है, वो चेकलिस्ट में आ गया हो आपका. ओके. नाउ इन रेटिंग स्केल्स वी रेट और जज एन इंडिविजुअल ऑन द पोजेशन और एब्सेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स. क्या ट्रेट्स हैं उसमें, एब्सेंस, पोजेशन किन ट्रेट्स का, या एब्सेंट कौन से ट्रेट्स हैं, उन बेसिस पे रेटिंग स्केल को जज किया जाता है. रेटिंग स्केल्स के को लेके हम इंडिविजुअल को जज करते हैं. नाउ हियर एन इंडिविजुअल इज गिवन अ प्लेस ऑन द स्केल और अ स्कोर व्हिच इंडिकेट्स द डिग्री टू व्हिच अ पर्सन पोजेसेस अ गिवन बिहेवियर ट्रेट. ये आपको मैं इस तरह से समझाती हूँ. देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, वी वांट टू रेट टीचर ट्रेनी ऑन देयर सोशियबिलिटी टू we might ask 3 or 4 supervisors to point out the place of each teacher trainee on the scale, which may be as follows. किसी टीचर ट्रेनी को उसके वो कितना सोशली एक्टिव है, तो उस बेसिस पे रेटिंग करने के लिए 3-4 सुपरवाइजर्स को दे दिया कि आप इसमें रेट करें. एग्जाम्पल मैं आपको एक सैम्पल दिखा देती हूँ. लाइक यू कैन सी हियर, सी ये 5 रेटिंग स्केल पे है. लाइक अवॉइड, वो दूसरों को अवॉइड करता है, टॉलरेट करता है, या लाइक करता है अदर्स को, या लाइक्स अदर्स वेल, बहुत अच्छे से, या फिर सीक्स अदर्स, राइट. ये दे दिया है अगर एक रेटिंग स्केल पे सपोज दे दिया है. अब यहाँ पर टीचर ट्रेनी को बोला जाएगा कि टीचर ट्रेनी नहीं, जो ऑब्जर्वर्स हैं जो उसको पढ़ा रहे हैं या कुछ, कि आप एक किसी टीचर ट्रेनी के बारे में बताओ, इनमें से किसमें क्या क्या उसकी, इनमें किस तरह से आप रेट करोगे उनको. अब यहाँ पर अलग अलग डिग्रीज, जो ट्रेड्स हैं वो अलग अलग डिग्रीज पे आप ला सकते हो. लाइक यहाँ मैंने 5 दिए, कोई 3 देता है, कोई 7 देता है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इन डिटेल यू वांट टू गो अबाउट एनी इंडिविजुअल. These descriptive words or few phrases used in the scale may be given marks और scores पे भी हो सकता है from 0 to 5, या फिर particular ये जो मैंने आपको दिए हैं ये भी आपके हो सकते हैं. अब checklist में क्या होता है, examiners may be provided with a list of traits or qualities and may be asked to point out or check up ones that apply to particular person. ये जो हो गया, इसमें से आप चेक कर लोगे, checklist बना लो कि नहीं चलो ये इस पे अप्लाई करता है, टिक कर दिया, ये अप्लाई नहीं करता है तो इसको नहीं टिक करा, राइट. सो ऐसे चेकलिस्ट होती है. इनफैक्ट ये जो प्रोसीजर जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, चेकलिस्ट और ट्रेनिंग रेटिंग स्केल का, ये बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में भी इंक्लूड किया जाता है. बिकॉज पर्सनैलिटी टेस्ट विच आर ऑफ वेरियस टाइप्स शेड लाइट ऑन जनरल पर्सनैलिटी पैटर्न्स, क्लस्टर ट्रेट्स, मूड्स कैसा रहता है उनका, टेम्परामेंट क्या है, इमोशनली कैसे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं. तो ये सब चीज़ें, इनसे टीचर ट्रेनिंग के बिहेवियर के ऊपर आप एक पर्टिकुलर आइडिया लगा सकते हैं. नाउ हमारा ये फिनिश हो गए मेथड्स क्या थे. नाउ वी कम टू फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. क्या फंक्शंस रहे एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्या है. देखिए, इसमें मैं 6 फंक्शंस आपके पास लेके आई हूँ. दे आर मेनी मोर, बट दैट यू कैन, आपको एक बार एजुकेशनल साइकोलॉजी समझ आती है, आप अपने आंसर्स में अच्छे से लिख सकते हैं. बिकॉज बीएड में ऑब्वियसली यू हैव लॉन्ग क्वेश्चंस, कुछ होते हैं जो मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं, बट इन लॉन्ग क्वेश्चंस और इन शॉर्ट क्वेश्चंस ऑल्सो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स. इट हेल्प्स अ टीचर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. बिहेवियर कैसा है स्टूडेंट्स का, उससे ये पता चल जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में. It helps the curriculum constructor to prepare a suitable curriculum for a particular group of
स्टूडेंट्स हैविंग इक्वल एज। तो जो करिकुलम बनाते हैं, जो करिकुलम कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो अब बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके कैसा करिकुलम सूट करेगा वो डेवलप कर सकते हैं। It helps a teacher to study the mental health of students and education organizers to study the mental health of the persons working in organization. Okay, this is nothing. So ये क्या हेल्प करता है? It helps the teacher to study the बच्चों की mental health को स्टडी कर सकता है, या और एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो ये मेंटल हेल्थ कैसे है पर्सन्स की जो वर्क करे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स अ टीचर टू चूज अ सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, वो कौन सा टीचिंग यूज कर सकती है। जैसे होता है ना कि कौन सा बच्चा किस मेथड को ज़्यादा में कंफर्टेबल फील करता है, तो वो मेथड आप यूज कर सकते हो, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सक्यूज मी, it helps the teacher and test constructors to prepare a suitable test question for a particular group of students, right? तो किस तरह का वो टीचर टेस्ट क्वेश्चन पेपर बनाए एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए स्टूडेंट्स के, तो वो हो गया, इसमें हेल्प कर देगा। और इट हेल्प्स द टीचर एंड एजुकेशनिस्ट टू मेक वेरियस टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, लाइक कौन कौन से टेस्ट हो जाएंगे इसमें? इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें एजुकेशनिस्ट या टीचर को हेल्प मिलती है अलग अलग टाइप के टेस्ट को बनाने में। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस जो मैंने बताया है। इसके अलावा और भी देयर आर मेनी फंक्शंस जो आप खुद अपने like what you have observed till now about education psychology, तो आप उस पर और भी पॉइंट्स बना सकते हैं। So I hope it was a very good session, आपको सब समझ आया, स्पेशली द मेथड्स वाला जो होता है पार्ट, वो थोड़ा टिपिकल, थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक बार वो चीज़ समझ आता है देन यू कैन ईजिली राइट दोज। आपको बस उसके पॉइंट्स याद करने की कौन कौन से मेथड्स हैं, रेस्ट यू कैन राइट इट ऑन योर ओन, और बहुत ईजी होते हैं चीज़ें समझनी, लिखनी जब एक बार समझ आ जाए। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट, एंड येस आई विल बी ब्रिंगिंग द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।